MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 67,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आज कारोबारी रोज के आगाज से ही 100 इंडेक्स में तेजी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। एक मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 589 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके साथ ही 100 इंडेक्स 67,000 की हद भी अबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि केस ज़ेरे इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील दायर। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आर्मी एक्ट के सेक्शन 12D और सेक्शन 59 को चैलेंज किया गया, जिसमें असल तनाज़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हक़ाइक़ और आर्टिकल 199 के तहत दस्तयाब फोरम को मद्देनज़र न रखना है। गैर शरई निकाह केस मानी PTI और बुशरा ने बादियो नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया। अदालत इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपील मंजूर करने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। अदालती फैसले में एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ को सज़ा से मुताल्लिक 24 दिसंबर 2018 का फैसला कलअदम करार दिया गया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम डॉक्टर हमायूं अस्कर ने डिजिटल मीडिया ऑफिस में क्रैश प्लांट लगाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ अरसा से हमारे मुखालफिन क्रैश प्लांट के सिलसिले में तनकीद कर रहे हैं ताकि इसको रोका जा सके। हम गवर्नमेंट के तमाम महकमों से मंजूरी ले चुके हैं। हर साल दरिया के पत्थरों को महकमे वाले इसकी बाकायदा मंजूरी देते हैं। हमने तमाम महकमों से मंजूरी ली है। क्रैश पर इतनी तनकीद क्यों कर रही है? क्योंकि वो लोग खुद क्रैश लगाना चाहते थे लेकिन वो खुद नहीं लगा सके। अब इस तरीके से अपना दुख पीट रहे हैं। चीप किस्म के सियासी मुफाद के लिए एक खैर बरकत के काम को रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आपने मुझे आज तलब किया और मैं आपके पास हाज़िर हुआ ये क्रश के ऊपर मौक़िफ़ जानने के लिए। बात यह है कि ख़ासे अरसे से ना कुछ हमारे मुखालफिन जो हैं वो क्रश के सिलसिले में अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं। पहले वो मुख्तलिफ़ इलो बानों से इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आपको उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या वहाँ जो मौके पे इंटरव्यू किया है उसमें बिल्कुल ही गलत चीज़ें पेश की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पुल जो है वो आज नहीं रुका, वो तो 6 महीने साल से रुका हुआ है और उसके पीछे गवर्नमेंट के अपने सियासी और माली इशू हैं, इस वजह से रुका हुआ है। उसका एक क्या 100 क्रश के साथ भी कोई तल्लुक़ नहीं है। दोम ये कि क्रश और पुल के दरमियान बहुत सारा फासला है और हम बारहा बता चुके हैं और मौके पे नज़र भी आ रहा है कि क्रश का जो कैचमेंट एरिया है वो वहाँ से 600-700 मीटर दूर है और हम वादा भी कर चुके हैं कि हम क्रश के एरिए से ज़मीन पत्थर नहीं उठाएंगे। इसकी मिसाल को आप यूँ समझें कि दरियाई झेलम के ऊपर सबसे बड़ा पुल जो कि कौमी असासा है दरियाई टुलुप के पास है, वहाँ कई सालों से सैकड़ों के हिसाब से रेत की ट्रालियाँ निकाली जा रही हैं। अभी भी आप मौके पे मुलाहिजा कर सकते हैं कि वहाँ रेत के पहाड़ बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि उससे पुल को या क्रश पुल को किसी किस्म का कोई नुकसान हो तो क्या हुकूमत किसी भी लम्हे
किसी भी वक्त उस को बंद नहीं कर सकती है कि इससे कौमी जो एक एसेट है उसको नुकसान होगा, जबकि हमारा क्रश उस कातो पुल के साथ दूर नज़दीक तक उस तरह का कोई तल्लक नहीं है। दोम ये कि हम कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, वो हमारी आबाई ज़मीनें हैं, हमारा आबाई इलाका है, हमारा आबाई गांव है, और उसके इर्द गिर्द के ज़मीनें भी हमारी अपनी हैं या हमारे अपने अजीज़ व कारब की हैं। और मज़े की या सितम की ये बात बताऊं, बावजूद इसके कि वो पत्थर जो हैं वो महकमा मादनियात की मलकियत हैं, हर साल वो उसका ठेका देते हैं, लेकिन फिर भी वो दरिया की ज़मीन जो है वो भी हमारी ज़ाती मलकियत है। तो कोई अपनी ही ज़मीनों से गवर्नमेंट की वो जो लीज़ की प्रॉपर्टी है उसकी फ़ीस दे के उसके पत्थर उठा के, पत्थर भी ऐसे जो दरिया से दूर हैं, जो इनफैक्ट वो पुल से दूर हैं और पुल को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी बेसिस पे एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना ये एक बिल्कुल गलत, मनफी और सरासर और लोगों को गुमराह करने वाली बात है। बात यह है कि इस क्रश से लोगों को रोज़गार मिलेगा, इससे लोगों के चूल्हे जलेंगे, इससे लोगों की खिदमत होगी। आप जानते हैं कि साल हर साल से हमारी फैमिली समाजी और फलाई कामों के लिए मरूफ़ है। हम सिर्फ तहसील जिल में नहीं बल्कि सवावा में और पीडी खान में, मंगला में, सराय आलमगीर में कितनी ही जगह फ्री डिस्पेंसरियाँ चला रहे हैं, जहाँ मैं ना सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ दवाइयाँ देता हूँ बल्कि दरस कुरान भी हम देते हैं, और ये ऐसे कई सालों से कर रहे हैं। हर साल हम रमज़ान शरीफ में फ्री दस्तरखान लगाते हैं और माना बेसिस पर लोगों की खिदमत करते हैं। सच पूछें तो इस दस्तरखान के पीछे भी जो हमारी नीयत इरादा थी और अल्लाह इसको कबूल करे, वो भी यही थी कि हम खैर बरकत के मज़ीद मौके और मौके पैदा कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है ये लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। एक तो उनके ज़ाती मफाद हैं, सुना था कुछ लोग खुद क्रश लगाना चाहते थे, वो खुद लगा नहीं सके, तो अब वो इस तरीके से अपना दुख जो है वो पीट रहे हैं, अपना शरीका जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जायज़ काम के सिलसिले में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए जिसमें स्पेशली खैर बरकत का पहलू हो। आप ये भी गौर करें, गवर्नमेंट के तमाम महकमों से हम मंजूरी ले चुके हैं, उसमें महकमा आबपैशी भी है, उसमें एनवायरनमेंट भी है, नहर वाले भी हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। तो भला एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें क्या मफाद हो सकता है? वो तो तभी इजाज़त देते हैं जब एक कानून के मुताबिक हो। अब ये देखिए, हर साल दरिया के पत्थरों को महकमे वाले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसकी बाकायदा लीज़ और मंजूरी देते हैं और उसका करोड़ों रुपए का ठेका होता है। तो हम उन्हीं लोगों को फ़ीस पे करके वहाँ से पत्थर उठा रहे हैं, और पत्थर भी ऐसी जगह से उठा रहे हैं जहाँ से पुल को किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा नहीं है। और ये बात भी मैं आपको पूरा एक प्लज करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि अगर वहाँ से पुल को कोई भी ख़तरा हुआ तो हम अपने इलाके को, अपने दरिया को, अपने पुल को क्यों उसमें डैमेज करेंगे, जबकि उसके साथ उसका कोई तलक भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात, ये क्रश कोई नया नहीं है, दर्जनों क्रश इससे पहले भी कर रहे हैं। सिर्फ ये जो हमने जिस जगह क्रश लगाया है और वो इस जगह से दूर भी है, उससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाएँ तो वहाँ 3-4 क्रश लगे हुए हैं और वो 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। वहाँ तो मॉल को कोई डैमेज नहीं हुआ, वहाँ तो दरिया को कोई डैमेज नहीं हुआ। हमारे ही क्रश पर जो है वो इतना सारी तनकीद जो है वो क्यों हो रही है? तो उसके पीछे सारी वजह यही है कि अपना ज़ाती जो नाद है, ज़ाती जो मफाद है, उसको ठेस पड़ रही है। एक चीप किस्म के सियासी मफाद के लिए एक खैर बरकत के काम को रोक रहे हैं, लोगों के रोज़गार को रोक रहे हैं। गवर्नमेंट की अपनी ये पॉलिसी है कि बाहर से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हम बाहर से अपना जो कुछ भी बिज़नेस था उसको शार्ट करके या वाइंड करके लेके आए हैं, करोड़ों रुपया इसमें लगा रहे हैं। तो ये तो सरासर खैर बरकत है। इसकी तो जितनी हौसला अफजाई जो है वो करनी चाहिए, ना कि अपने फ़ायदे और मफाद के लिए इसके रास्ते में रोड़े अटकाने चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता था। कला रोहतास को दूसरे गांव को मिलाने के लिए नई सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क को बनाने से क्या फ़ायदा होगा, तफसीलात बता रहे हैं किला रोहतास से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त किला रोहतास में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि हमने आज सुबह स्टार्ट लिया था मलोड ब्रिज से लेके गहान भी सारा घूमे और किला रोहतास में आ गए। और किला रोहतास में आने से पहले जैसे ही ब्रिज क्रॉस करें, गहान वाला ब्रिज दीना से आते हुए, तो उसके लेफ़्ट हैंड पे एक रोड नया जो बनाया जा रहा है, जिसका सुबह मैंने जिक्र किया है, वो रोड वहाँ से शुरू हो के और अभी वो रोड उसके ये दूसरी साइड पे हम आ चुके हैं जहाँ पे ये रोड इख्तिताम हो रहा है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आपको दिखा दें कि मेरे पीछे एक अपना किला रोहतास का दूसरा गेट था, जिधर से अंदर से आने वाली ट्रैफिक उधर से गुजरती है। वो अभी रोड ये इसके बाहर इन्होंने टच कर दी है।
तो इसके साथ साथ ये रोड आगे चला जाता है डुमेली की तरफ। तो ये रोड बनाने का क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसानात है? मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। वो इस बारे में तफसील से बताएंगे कि क्या फ़ायदा है और क्या इसके नुकसानात हैं। और जो संगोई से आने वाली ट्रैफिक है वो किला अरतास में अगर आती है दीना की तरफ से सफ़र करके लोग, तो बहुत बड़ा वो लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, ये बताएंगे कि उसको किस रोड से लिंक किया जाए ताकि शहरियों को ये लंबा रास्ता जो है वो उससे बचत हो सके। जी इमरान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मेरी तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि ये इस रोड के तो मैं पहले भी मुखालिफ था। 2020 में भी मैंने सिटीज़न पोर्टल पे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी और रिलीफ ग्रांटेड हुआ था। तो मेन जो प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम रोड से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अपने जंगल से, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। मुझे पता है, आप ये मेरे पीछे देखें, ये जंगली कीकर है। और पर ये जंगल में भी कभी जंगली कीकर हुआ है? ये तो आम उजाड़ जगहों पे होता है। यहाँ पे पुलाई होनी चाहिए थी, यहाँ पे सनत्था होना चाहिए था, यहाँ पे उस रेलेवेंट होना चाहिए कि आपको फ्रेगनेंस मिले, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले। अब मामला ये है कि पहले ये रास्ता रोड बना, इसके अंदर आगे 2-3 बार मिसहैप हो चुके हैं। हमने उनसे कहा कि भाई आप इस रोड को मत रखें, आप इसको मलोट से ऑन बैंक ऑफ काहान रिवर जो है वो आप मतियाल के साथ जोड़ दें, मतियाल से जोड़ दें, एक एक्सटेंशन बीच में दे दें जो गुरुद्वारा साहब जी से बागा में चली जाए, ताकि हमारे रिश्तेदारी संगोई में है, हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, उनको हमारे पास आने, खाली मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, और भी जो लोग जो संगोई आते जाते हैं दे नोज ईच एंड एवरीथिंग कि उनको कितने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस रोड का जो सबसे बड़ा एक मेरी नज़र में जो लॉस है वो ये है, जब आपका जंगल तबाह हो जाएगा तो आपका वाइल्ड लाइफ ख़त्म। और वाइल्ड लाइफ के अंदर हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान स्पेशली, और जेलम में ये किला रोहतास के यहाँ के 10 किलोमीटर रेडियस में उड़याल पाया जाता है जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। अभी हमारी इस एक्ट से उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, उनका भी इलीगल शिकार शुरू हो जाएगा। अब जो तीसरा मेन पॉइंट और जो सबसे मेजर है इस वक्त हमारी कौम जिसमें सरवाइव कर रही है वो है स्मोक आ गया। अब स्मोक क्यों है कि डस्ट ज़्यादा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हैं। जब हम जंगल कटना शुरू हो जाएगा तो सांस का प्रॉब्लम है, फिर अस्पतालों का रश है, फिर और बहुत सारे मामलात हैं। तो भी तो गुजारिश यही थी और गुजारिश है भी है आपके तफसत से, हुकाम बाला से, कि मेहरबानी करें आप मुझे बुलाएं। मैं ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मुझे अपने ज़्यादा पेन इस जंगल का है कि यार कोई दरख्त काटेगा, क्यों काटता है दरख्त, और अगर दरख्त काटेगा तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या छोड़ेंगे। अब ये किला है जो एक शेरशाह सूरी से मंसूब है ऑफ कोर्स, लेकिन शेरशाह सूरी से उसकी नस्लों से चलता, उसकी नस्लों में तो नहीं चला, लेकिन उसने एक काम कर दिया, आज हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज वक्त है हमारे ऊपर आया हुआ, तो हम लोग एक ऐसा कदम लें कि आने वाली नस्लें हमें बोला यार यू आर द बेस्ट। तो ये बताएगा कि ये जो हमारे इस तारीख़ी मकामात हैं झेलम में, तो अगर ये रोड बनता है, इसको आगे टच किया जाता है टिला जोगियाँ से, किला नंदना से, उससे आगे डिस्ट्रिक्ट खुशाब तक या चकवाल तक हमारे जो तारीख़ी मकामात हैं, अगर ये रोड बन जाता है तो उसमें कितना फासला कम होगा और उसमें क्या एक्टिविटी होंगी कि कारोबार बढ़ेगा यहाँ पे लोगों का, उसके अलावा सड़कें बनेगी, आसानियाँ पैदा होंगी, यहाँ से जाने आने में वक्त कम लगेगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें, जो आपने जैसा आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताऊं, ये पूरा हमारा एक मैप है जो हमारा ईस्ट से जाता है साउथ की तरफ। इसमें मंगला है, मंगला से पीछे आपका फोर्ट है जो पानी के अंदर है, रामकोट फोर्ट, फिर मंगला जो है वो राजापुर उसकी बेटी का नाम है, फिर किला रोहतास है, उसका एक 2 पार्ट है, किला रोहतास है, अंदर कोट है, और एक अंदर कोट है जो उस वक्त राजा अंदर से मंसूब था। ऑफ कोर्स जब अलेक्जेंडर आया तो राजा अंदर एक किले का मालिक होगा, क्योंकि आप अगर डिस्टेंस चेक कर लें तो ये एक अलग बहस है, वो आल जो एक लंबी डिटेल है उसकी। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाते हैं, नंदना फोर्ट है, कुसक फोर्ट है, मलोट फोर्ट है, ये सारे एरियाज़ हैं जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये टूरिस्ट को क्या एक्टिविटी है इस रोड से, इससे कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रोड बन जानी है, जंगल सारा तबाह हो जाना है, फिर सबको सुकून आ जाना है। मेरी तो सिंपल सी रिक्वेस्ट ही है। हाँ, अपने टूरिस्ट को प्रमोट करना है। भाई मैं टीडीसीपी के साथ काम करता हूँ, मैं बहुत अरसे से टूरिस्ट स्टेशन का काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत डेलीगेशंस आते हैं। मेरी जो कोशिश है कि यार मैं लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, वो लोग क्या चाहते हैं। हमारी कोशिश है, हमने टूरिज़्म प्रमोट करना है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक रात के स्टे में वो हमारा ये स्पेशली जो हेरिटेज ट्रेल है वो एक दिन में देख ले। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि
इमरान साहब ने ये बताया, ये यहाँ के रहायशी भी हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल मालूमात हैं इनके पास। ये जो कुछ भी इन्होंने बयान किया है, अगर इस पे अमल किया जाता है, एक तो पहली तो बात यह है कि जंगल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, और दूसरा ये होगा कि यहाँ से अगर प्रमोट करना है आपने, टूरिस्ट को प्रमोट करना है, तो फिर उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ से अगर ये लिंक दिया जाए टिला जोगियाँ को, वहाँ से किला नंदना को दिया जाए, इसी तरह आगे चलते जाते हैं तो ये टूरिस्ट जो है ना वो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे एरिया की विज़िट करके तारीख़ी मकामात के अपने घरों को जा सकते हैं। और अब आपको खबर देंगे सऊदी अरब से, जहां हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तकरीबन 6 हफ्ते जारी रहने वाला रियाज सीज़न अल सवीदी पाक का मेला अपने इख्तिताम को पहुंचा। रियाज सीज़न अल सवीदी पाक में 7 ममालिक ने अपने सकाफती कल्चर को मुतारिफ कराया, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, सूडान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल थे। रियाज सीज़न अल सवीदी पाक मेला में तमाम ममालिक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी अपनी सकाफत को उजागर किया। रियाज सीज़न अल सवीदी पाक में लाखों तारकीन वतन समेत सऊदी शहरी इस सकाफती मेले से लुत्फ़अंदोज़ हुए। परदेश में देश के कल्चर को देखकर हर तारकीन वतन की खुशी काबिल दीद थी। इख्तितामी तकरीब में 7 ममालिक की एक साथ इख्तितामी परेड ने लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल की। इस मौके पर सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर मैडम नशीन वसीम का कहना था, हमारी हमेशा से कोशिश रही कि दयार गैर में तारकीन वतन को भरपूर तफरीह मुहैया की जाए, जिसके लिए मैं सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी समेत सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जहलम की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में प्रिंसिपल अहमद बख्श चौधरी की ज़ेर निगरानी उस्ताद इकराम की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ऐसे बच्चे जो आम बच्चों के साथ तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जिनमें नाबीना, गूंगे, बहरे बच्चे शामिल हैं, उन सबको आम स्कूलों में तालीम के अमल में शामिल करना है। फोकल पर्सन सैयद तौकीरुन नबी और मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मलिक नुमान इम्तियाज़, शुएब अहमद, अरसलान कियानी और मोहम्मद एहसन शामिल थे। मैं एक पीएसटी टीचर हूँ और पीएसटी का जो फ़र्ज़ है, जो काम है, वो एक छोटे बच्चे को माशरे में उसकी बुनियाद बनाना है। तो हमें जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए ज़रूरी है। यानी कि हमारे माशरे में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो खुदा न खास्ता किसी कमी की वजह से महरूम रह जाते हैं एजुकेशन के हवाले से। तो हमने उन बच्चों को अपने इदारों में लेके आना है और हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और ये हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे और इन बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी का जो एजुकेशन हासिल करने का मकसद है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। रहीम कायद-ए-आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ से टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम टीचर्स को ये बता रहे हैं कि आपने किस तरह से वो तमाम बच्चे जो कि इस वक्त स्कूल्स में मौजूद नहीं हैं, किसी न किसी ऐसे फंक्शन की वजह से जो वो परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता, ऐसे बच्चे अगर स्कूलों से बाहर हैं तो हमने उन बच्चों को स्कूल्स में लेके आना है, अपने नॉर्मल स्कूल्स में जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं, और फिर उनको हमने आम बच्चों के साथ लर्निंग प्रोसेस के अंदर शामिल करना है। इस सारी ट्रेनिंग में हम बेसिकली जो फोकस कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं। तो मेरे साथ शुएब साहब हैं, ये भी मास्टर ट्रेनर हैं। इस जो काम है इसका नाम है बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये हमारे जो जनरल स्कूल हैं, यानी हमारे जो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, वो हमारे जो स्पेशल इदारे हैं, हो सकता है वो इनकी ये वाली नीड फुलफ़िल ना कर सकें फासले की वजह से, या उनके पास इतनी जो कैपेसिटी है वो नहीं है। तो हम अपने टीचर्स जो हैं उनको इनेबल कर सकें कि वो अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई बच्चा इनके सराउंडिंग में है तो उसको कैसे बाकी बच्चों के साथ वो पढ़ा सकें और वो भी जो बुनियादी तालीम जो उसका हक़ है वो उसको मिल सके। इस ट्रेनिंग में ये सीखा कि किस तरह हम अपने टीचिंग के जो मेथड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली हमने इक्वल और इक्विटी के जो डेफिनेशंस थी उसको हमने डिटेल से सीखा कि किस तरह हम स्टूडेंट्स को उनकी सलाहियतों के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग का मकसद भी यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स जो ब्लाइंड होते हैं या कोई और उनको किसी भी किस्म की लिसनिंग या विजुअल कोई प्रॉब्लम्स होती है तो किस तरह से हम उनको बेहतर तरीके से रेस्क्यू 1122 ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में कम्युनिटी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया। हादसे की सूरत में रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले इब्तदाई तिबी इमदाद,
मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, बहते हुए खून को रोकने के मुतालिक अमली मुजाहिरा भी किया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, बताइएगा किस तरह की ट्रेनिंग करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद की हिदायत की रोशनी में रेस्क्यू 1122 ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में भी बच्चों को रेस्क्यू से मुतल्लिक जो है वो बेहतरीन ट्रेनिंग फराहम की है। मेरे साथ इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है और क्या ये सिलसिला जो है ये सिर्फ इसी स्कूल तक महदूद है या इसको तहसील दीना के बाकी स्कूल्स में भी जो है वो करवाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आप बहुत अच्छा ब्रीफ कर चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद साहब की हिदायत के ऊपर हमने एक कम्युनिटी ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया गया है और ये इसका विज़न पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का विज़न है कि एवरी फर्स्ट एड एट होम। इसमें हमारा यही मिशन है कि हर एक घर में एटलीस्ट एक फ़र्स्ट एडर होना चाहिए और ये हम हर एक लेवल के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज ये इस दीना हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें हमने PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम इसको कहा जाता है, इसमें हमने 2 तरह की ट्रेनिंग्स करवाई हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो वो उसको आपने रेस्क्यू की एम्बुलेंस के आने से पहले कंप्रेशन ओनली CPR आपने कैसे परफॉर्म करना है और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई चोट या हादसा या सड़क के ऊपर वो गिर जाता है तो वो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्वालिटी ब्लीडिंग कंट्रोल आपने कैसे परफॉर्म करनी है। मकसद इसका यही है कि रेस्क्यू के आने से पहले तमाम लोगों में इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए ताकि वो अपने प्यारों की ज़िंदगियां बचाने में हमारे आने तक वो हेल्प आउट कर सकें। थैंक यू। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर प्रिंसिपल इदारा चौधरी अहमद बख्श चौधरी साहब ने रेस्क्यू 112 के एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। उनका ये कहना था कि रेस्क्यू के अमले के पहुंचने से पहले जो है ये कम से कम लोकल कम्युनिटी में जो है इतनी अवेयरनेस जो है ये ज़रूरी है ताकि वो बंदे को वक्ती तौर पे जो है उसकी जान बचाने के लिए इक़दाम कर सकें और इस तरह के जो तकरीबात हैं और ट्रेनिंग है इसका सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। जी। चलास रॉयल स्टाइल पोलो का फाइनल मैच थिके और चलास के मबैन खेला गया, जिसमें फाइनल ट्रॉफी थिके ने अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल एजाज़ सिर्फ पोलो को हासिल है। फ्री स्टाइल पोलो खेल का रिवाज सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाके में पाया जाता है। दियामर के अवाम का पोलो से वालेहाना मोहब्बत है। बूढ़े जवान बच्चे सब पोलो की मोहब्बत के इस शहर में मुब्तला हैं। दौरान पोलो ग्राउंड के चारों तरफ इंसानी सर ही सर नजर आते हैं और तमाशाई खूब सीटियों और तालियों में फराख दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम की हौसला अफजाई करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।